नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी था। और हमने आपको बताया था कि प्लांट फिजियोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं। आपके सिलेक्शन को करा भी सकते हैं और आपको सिलेक्शन से बाहर कर भी सकते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप पर भी प्रैक्टिस के लिए जाएगा और हमारे यूट्यूब वाले मित्रों के लिए भी जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन कल भूलवश और ध्यान न देने के कारण कुछ गड़बड़ हुआ था इसके पहले पार्ट्स में, इसलिए उस क्वेश्चन को पुनः अपडेट कराने के लिए, उससे पहले भी वो क्वेश्चन हुआ था तो जो सही बताया गया, मगर वो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलत हो गया। मतलब बताने में थोड़ा-सा C3 और C4 में गड़बड़ हो गया था, इसलिए आज इसको पुनः इस अपडेट करना था, नहीं तो ये तो ऐप पे ही जानी थी क्लास। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, साइन अप कर लें। 2 मेंबरशिप दिखाएगा 999, 1199। ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी तक वैलिड रहेगी। 1199 वाली यूपी, टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी तक वैलिड रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। और ढेर सारे मित्रों के चयन हुए, सबसे ज्यादा चयन देने वाला परिवार है उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में। और इसके अलावा जो पीजीटी में थे लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए और जीआईसी प्री में लगभग 150 लोग क्रॉस हुए थे। टीजीटी में 70 लोग क्वालिफाइड हुए, तो तुरंत जुड़े। और यहाँ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो एक क्वेश्चन था 279 था शायद, देख लेते हैं। 279 था, तो वो क्वेश्चन थोड़ा-सा बोलने में और बताने में थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ था, तो इसलिए। और कोई भी क्वेश्चन, चूँकि ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, ये वाला था। C4 साइकिल और C3 साइकिल तो थोड़ा-सा उल्टा बता गए थे। इसने जो पूछा था, तो इसका उसमें बता गए थे और उसका इसमें बता गए, तो ये थोड़ी-सी बड़ी गलती हो गई थी। और गलती क्या, एक-एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है और एक-एक क्वेश्चन से बाहर होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भागा जाए, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं, जो मैंने बता दिया बस हो गया, मुझे क्या लेना-देना, तो ऐसा यहाँ नहीं है फिलहाल। तो चलते हैं। तो उसने पूछा था द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट। C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही था। क्या था? बी। और हम सी बता गए थे, जो कि गलत था। और ये इससे पहले क्वेश्चन कई बार बताया, हमने कहा था ना कि लापरवाही कभी-कभी ऐसी होती है कि आपको आते हुए 3 से 4 क्वेश्चन जब एग्जाम में दे के आते हैं और जब आंसर की मिलाते हैं ठंडे मूड से, तो तब आपको लगता है कि अरे ये तो ये था और हमने ये कैसे लगा दिया। ऐसा ही क्वेश्चन कल गलत हुआ हमसे। और ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार इस प्रैक्टिस सेट में, फिजियोलॉजी में 10 बार रिपीट हुआ और 10 बार सही बताया, और कल ये गलत हुआ। तो C4 में क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता, तो बी सही है। और 3 फास्फोग्लिसरॉल जो ग्लिसरिक एसिड होती है वो C3 प्लांट का होता है, अर्थात केल्विन चक्र का होता है। और हमने ये भी बताया था कि जो C4 प्लांट को हम किसके नाम से जानते हैं? तो C4 प्लांट को हम हैच स्लैग साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हैच स्लैग साइकिल के नाम से, या पाथवे के नाम से जानते हैं। पाथ वे के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत पूछा जाता है। और ये भी यहाँ हमने इससे पहले भी बताया था, ये एब्सेंट किस में होता है? तो ये प्रायः जिम्नोस्पर्म में साइकिल नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में C4 साइकिल नहीं पाई जाती, और ब्रायोफाइट्स में नहीं पाई जाती, ब्रायोफाइट्स में नहीं पाई जाती, और किस में नहीं पाई जाती? एल्गी में। प्राय इनमें ये पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, ये भी बताया था। और पाई किस में जाती? तो हमने बताया था शुगर केन। और जो खोज हुई थी वो प्राय शुगर केन में हुई थी। प्राय ये मेज में भी पाई जाती है। ये अमरंथस और एट्रीपैक्स और ग्रैमनीकुल के पौधों में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सा पौधा जिसमें C3 और C4 साइकिल पाई जाती है? दोनों साइकिल पाई जाती है, C3 और C4। तो कई सारे हैं, फ्लेवेरिया भी है। कौन सा है? फ्लेवेरिया है, पाइनिकुलम है। इसके अलावा जो एलटी में दिया था, यूफोर्बिया में भी C3 और C4 प्लांट पाया जाता है। इनमें ट्रांसजेनेटोमी पाई जाती है। तो थोड़ा सा बताने में दिमाग उस समय कैलकुलेट नहीं कर पाया कि C3 पूछा कि C4, उसी मतलब फ्लो में ये क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए इसको आपको पुनः दी गया। आप चलते हैं अपने मुख्य क्लास में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 312। आज का क्वेश्चन है,
द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज हाई विच, हाई व्हेन, व्हेन माने कब ट्रांसपीरेशन रेट सबसे ज्यादा होता है, तो ट्रांसपीरेशन रेट तब बहुत ज्यादा होता है जब लो ह्यूमिडिटी होती है। तो लो ह्यूमिडिटी तो दिया नहीं है, अब क्या दिया, द एटमॉस्फियर ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई। बिल्कुल, जब वातावरण बिल्कुल सूखा और शुष्क होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्प, द एटमॉस्फियर सेचुरेटेड बाय द वाटर वेपर, अगर जो हमारा वातावरण है, अगर उसमें वाटर वेपर अर्थात जो वाष्प है, जल वाष्प अगर सेचुरेट हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइट इज वेरी डिम, तो इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता ट्रांसपिरेशन में। कुछ तो ऐसे पौधे होते हैं सकुलेंट प्लांट वगैरह जो रात में ट्रांसपिरेशन करते हैं। टेम्परेचर इज लो एंड ह्यूमिडिटी हाई, नहीं ह्यूमिडिटी लो होती है और टेम्परेचर हाई होता है तब होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। क्या करेंगे, सी तब सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर इज नोन एज, डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर, वेरी वेरी न्यू क्वेश्चन आया था 2009 में, बिल्कुल नया क्वेश्चन बना था। कई बार बुक पलटने पर भी आंसर नहीं मिल रहा था, फिर एक आध बुक में मिला। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत नए बन जाते हैं, बिल्कुल रेयर किस्म के। तो डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर क्या होती है, तो वो जिसमें ऑक्सीजन से संबंधित होती है एयर, क्या होती है, तो प्रायः जो ऑक्सीजन से संबंधित होती है उसे हम बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ KOH कंटेन्ड इन द यूट्यूब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपने देखा होगा, पहले प्राय लैब में तो नहीं कराया जाता, इंटर कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट तो रखे रहते हैं मगर टीचर कराते नहीं है। तो उसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या ऑक्सीश्वसन होता है, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें KOH रखा जाता है और उसका कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है, तो उसका कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है एब्जॉर्ब टू द CO2 एंड फॉर्म टू द इनकमिंग एयर। वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये पूछा गया था पीजीटी बायोलॉजी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 315 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, कहता है इनमें प्रायः किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो ग्रीन एल्गी प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस में आप सब जानते हैं ऑक्सीजन बाहर आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऑक्सीजन बाहर आएगी, और एटमॉस्फेरिक जो प्लांट है उनमें भी ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो फिर ऐसा बचा क्या, ऐसा क्या है, तो ऐसा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो करते हैं उनमें ऑक्सीजन प्राय बाहर नहीं आती है, तो ऑप्शन आएगा क्या, डी नंबर। ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी, कहता है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है, और आरक्यू तो आप सब जानते हैं क्विटेंट होता है, रेस्पिरेटरी क्विटेंट होता है, तो उसने पूछा है आरक्यू कितना होता है। तो इसके आरक्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हरदम कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक आरक्यू जो कार्बोहाइड्रेट का एक होता है। फिर कभी कभी पूछ लेता है प्रोटीन और फैट का, ऑप्शन इसका ए सही होगा। प्रोटीन और फैट का भी आरक्यू पूछ देता है, इनका आरक्यू क्या होता है, प्रोटीन का और फैट का, तो 0.7 होता है। कभी कभी पूछ लेता है सकुलेंट प्लांट का, सकुलेंट प्लांट का कितना होता है, अर्थात जो मोटी पत्तियों वाले जैसे ब्रायोफिल्लम आदि है और नागफनी है आदि, जो जिनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, जिनमें कैम साइकिल पाई जाती है, उनका कितना होता है, तो हरदम उनका 0 होता है। और एनोरोबिक रेस्पिरेशन का अगर पूछ दे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अगर पूछ देता है, रेस्पिरेशन यानी अनाक्सीकृत श्वसन का पूछ देता है, तो अनाक्सीकृत श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होगी नहीं, तो हरदम 0 आएगा, क्या आएगा, 0। और पूछ देता है इन केस आपसे ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का पूछ देता है तो हरदम 4 होता है, सबसे ज्यादा इसी का देखने को मिलता है। मैलिक एसिड का अगर पूछ देता है, मैलिक एसिड का पूछ देता है कितना होता है, तो 1.33 होता है। आपसे पूछ देता है सक्सीनिक एसिड का, सक्सीनिक एसिड का पूछ देता है तो 1.14 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ जो बार बार पूछे आते उन्हीं को हमने डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द
विच ऑफ इज ए स्ट्रेस हार्मोन, इनमें से स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? स्ट्रेस का मतलब होता है जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स में दो ही आते हैं, इथाइलिन और आपका एबी यानी एब्सिसिक एसिड आता है। तो ये हमारा दिया है एब्सिसिक एसिड, क्या दिया? एब्सिसिक एसिड दिया हुआ है। हाँ, जिसे ये क्या होता है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसपिरेशन को भी कम करता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक सिंथेटिक हार्मोन्स है, और ये क्या है? ऑक्सिन के अंतर्गत आता है। ऑक्सिन के ग्रुप का है 2,4-D, जो कि एक हार्बिसाइड है, ध्यान रखिएगा। और इंडोल एस्टिक एसिड ऑक्सिन ही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देता है 318, पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया, टर्म फोटो पीरियडिज्म वाज क्वाइंड बाय, फोटो पीरियडिज्म टर्म किसने दिया था? या फोटो पीरियडिज्म में आपने देखा था कि पौधे क्या करते हैं, जो अपनी क्रियाएं होती है वो प्रकाश के आधार पर, और जो प्रकाश का अवधि होती है या टाइमिंग ड्यूरेशन होता है उसके आधार पर वो फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट बनाते हैं। ये सब जो क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं को फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। और इसको दिया किसने था टर्म? तो गार्नर और एलार्ड ने दिया था। किसने दिया था? गार्नर और एलार्ड ने। लाइनेस्को ने क्या दिया था? तो वर्नलाइजेशन दिया था, वर्नलाइजेशन दिया था। वेंट किससे संबंधित है? तो ये प्राय ऑक्सिन से संबंधित है, वेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहां ऑप्शन क्या सही होगा? डी, पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ द सीड इज नोन एज, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया। उन्होंने कहा कि जो मतलब कम टेम्परेचर पर सीड को ट्रीट करते हैं या बीजों को ट्रीट करके उनकी डॉर्मेंसी को हटाते हैं, उनकी क्या करते हैं? डॉर्मेंसी को हटाते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है प्रसुप्ता अवस्था, और प्रसुप्ता अवस्था क्या होती है ये भी ध्यान रखना। प्रसुप्ता अवस्था प्राय जो बीज होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये स्पूग और मिलर अभी दिमाग में आया, ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को क्रिस्टलाइज किया था। किसको क्रिस्टलाइज किया था? साइटोकाइनिन को क्रिस्टलाइज किया था। तो चूंकि दिमाग में आया तो हमने कहा उसको भी डिस्कस करते हैं। चलो अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, प्राय ट्रीट करते हैं लो टेम्परेचर से। और कितना टेम्परेचर रखते हैं? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्नलाइजेशन पे हम ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको? बीज को। और ये क्या करता है? ये जो हमारा डोरमेंसी होती है उसको खत्म कर देते हैं। तो ऑप्शन देंगे वर्नलाइजेशन। क्या देंगे? वर्नलाइजेशन। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी नंबर। एब्सिशन क्या होता है? एब्सिशन क्या होता है? पतझड़ होता है। क्या होता है? पतझड़ होता है, या एब्सिशन लेयर बढ़ जाती है जिससे पत्ती टूटकर अलग हो जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको हमने बायोटिक में पढ़ाया है, बायोटिक में, जिनमें क्या होता है डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के भार के आधार पर उनको अलग करते हैं, उनके चार्ज के आधार पर कैथोड्स और एनोड पड़ जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। Vernalization is used to the overcome chemical dormancy in seed the temperature range used for the purpose of, कहता वर्नलाइजेशन में प्राय जो केमिकल डॉर्मेंसी होती है, जो बीजों में रासायनिक प्रसुप्ता अवस्था पाई जाती है, उसको किस टेम्परेचर रेंज में अलग करते हैं या डॉर्मेंसी को खत्म करते हैं? तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हम ट्रीट करते हैं और उसकी जो डॉर्मेंसी होती है या प्रसुप्ता अवस्था होती है नष्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि अगर कोई वर्नलाइजेशन हो चुका है उसको डीवर्नलाइजेशन करना है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको ला देंगे तो उसकी जो वर्नलाइजेशन हो चुका है वो डॉर्मेंसी पुनः आ जाएगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटा रेगुलेशन, कहता है वो मेटल आयन कौन सा है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है? कहता है वो कौन सा है जो स्टोमेटा के प्राय खुलने, बंद होने आदि की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो कौन है? तो हम आपको बताते हैं वो है पोटेशियम। पोटेशियम प्राय स्टोमेटा के खुलने, बंद होने आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जिंक की कमी से क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कमी से क्या होता है? तो खैरा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? खैरा, धान का जो पैडी का खैरा रोग होता है या धान का राइस का खैरा रोग होता है वो होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। 322 नंबर पे क्या कह रहा है? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? तो पहली साइकिल पाई जाती है C3 साइकिल। क्या पाई जाती है? C3 साइकिल। तो कौन सा आएगा? नंबर सी आएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड। C3 साइकिल का पहला कंपाउंड क्या होता है? तो प्राय फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ इज विजुअल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। सबसे जो इफेक्टिव वेवलेंथ होती है, जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, सबसे तेज फोटोसिंथेसिस होती है, वो होती है रेड। कौन सी होती है? लाल। रेड में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है और ग्रीन में कम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा किसमें? रेड में। तो ऑप्शन डी सही करेंगे। 324 क्या कह रहा है? सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पीएस सेकेंड। कहता है जब सूर्य का प्रकाश पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पर पड़ता है तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड क्या करता है? तो ये प्राय फोटोलाइसिस H2O का करता है। यही पानी टूट जाता है मैग्नीज की उपस्थिति में। कहता है पानी टूटने में कौन मदद करता है? तो प्राय मैग्नीज यहाँ मदद करता है जल को टूटने में। और जल टूट जाता है किसमें? तो ये जल टूट जाता है किसमें? 2,4H+ में टूटता है और O2 में, इसमें टूटता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 325 हमसे क्या कह रहा है? 325 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब ये उसने क्रम दिए हैं और कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन पहले आता है। तो देखिए कि पहले लाइट पड़ती है किस पर? लाइट पड़ती है हमारे क्लोरोप्लास्ट पर। किस पे पड़ती है? क्लोरोप्लास्ट पर लाइट पड़ती है। तो पहले क्या होगा? तो पहला तो हमारा काम होगा लाइट एब्जॉर्प्शन। पहला काम क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन। तो पहले नंबर आएगा बी। और जब लाइट जाएगी तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या होगा? वाइब्रेट करेगा, तो ए आएगा। फिर क्या होगा? जब ये वाइब्रेट करेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी आएगा। और फिर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, डी। तो क्या आएगा? BACD। BACD। तो ऑप्शन 325 का क्या सही होगा? तो 325 का सी सही होगा। भाई लाइट पहले पड़ेगी तो लाइट पहले एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट, तब उसमें क्लोरोप्लास्ट में होगा क्या? तो क्लोरोप्लास्ट में जैसे लाइट पड़ी तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। जो फोटो सिस्टम है वो एक्टिव होंगे। फोटो सिस्टम एक्टिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एटीपी का निर्माण होगा। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? सी नंबर। 2003 में पूछा गया टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीकृत श्वसन होता है, द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। कहता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीकृत श्वसन में जो सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन किस में पाया जाता है? सबस्ट्रेट लेवल का जो फास्फोराइलेशन होता है वो किस में पाया जाता है? तो प्राय सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक जगह मैं पढ़ रहा था, ऑब्जेक्टिव बुक थी, कहीं किसी ने सॉल्व किया था, उन्होंने सी ऑप्शन दिया है। आप भी बताइएगा। हमारे हिसाब से सी तो नहीं सही है, हमारे हिसाब से बी सही है और सी सही नहीं है, मगर उसमें सी दिया था, हमारे हिसाब से बी सही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 पे देखते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट। प्लांट हार्मोन दिए हैं और लिस्ट सेकेंड में टिपिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिए हैं, उनके कार्य दिए हैं। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कहता है उनके कार्यों के आधार पर हम उनको छांटें। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सिन। तो एपिकल डोमिनेंस बिल्कुल सही है। तो ए में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। बी में क्या आएगा? तो बी में क्या करता है? बी इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। जो डॉर्फनिस होती है, जो मतलब जेनेटिकल डॉर्फनेस होती है या बौनावस्था होती है, उसको हटाता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन में क्या आएगा? तो बी में क्या करेंगे? चौथा। तो बी में हम कर देंगे चौथा। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है सेल डिवीजन करना, तो सी में कर देंगे सेकेंड। और डी इथाइलिन क्या है? फ्रूट राइपिंग है, तो डी में क्या कर देंगे? डी में कर देंगे थर्ड। अब देख लेते हैं कोई ऐसा है। ए में फर्स्ट, इन दोनों में जाएगा। बी में फोर्थ, ये भी सही है। अब यहाँ सी से पकड़ में आएगा, सी में सेकेंड। तो ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। 327 का हमारा ऑप्शन क्या हो गया? तो 327 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 328।
कहता माइटोकॉन्ड्रियल मार्फोलॉजी इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंसिंग ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो उसकी मार्फोलॉजी होती है, जो उसकी आकारिकी होती है, या वो जो दिखने में जिस साइज का होता है, वो कहता है बैलेंस रहता है। एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और एक्टिव सिक्रीशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो उसमें पदार्थ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए अपना अलग होता है, इनका राइबोसोम अपना अलग होता है, तो ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। तो ये कभी भी पूछ देते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका की तरह भी बिहेव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या कहते हैं, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइकली टू स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ। कहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया कब फूल जाएगी, ऐसा किस माध्यम में इसको रख दें कि ये फूल जाएगी। तो देखिए कि हमने बताया था कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है हाई कंसंट्रेट, हाइपो का मतलब होता है लो कंसंट्रेट, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कोशिका यानी जो 2 माध्यम है तो दोनों माध्यम का सेम हो, और हाइपो में क्या हो, बाहर के माध्यम का कम हो और अंदर के माध्यम का ज्यादा हो कंसंट्रेशन। तो इसको कहाँ रख देंगे, हाइपरटोनिक में। तो यदि हम इसको हाइपरटोनिक कंडीशन में हाई कंसंट्रेट में रख देते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑस्मोसिस करेगी और उसका जो जल है वो बाहर आ जाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया सिकुड़ जाएगा। सॉरी, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो ऑस्मोसिस में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन है वो लो होगा, और ये चूंकि हाइपरटोनिक है तो हाई होगा। ऑस्मोसिस में हाई से लो की ओर चलता है, तो इसमें जैसे ही बाहर का सोल्यूशन अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया फूल जाएगी। ये है मैटर। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन पिगमेंट्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियडिज्म। कहता है बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोपीरियडिज्म को रेगुलेट करते हैं। किसको करते हैं, फोटोपीरियडिज्म को प्राय रेगुलेट करते हैं या संचालित करते हैं, ये उसका कहना है। फिर कहता है द पिगमेंट एग्जिस्ट इन द टू इंटर convertible forms operating at two different wavelength of light. The pigment question are the pigments in क्वेश्चन आर द, वो पिगमेंट्स कौन सा जो इंटर कन्वर्जन करता है। तो देखिएगा एक रिएक्शन होती है पीआर, इसमें बोलते हैं फाइटोक्रोम रेड, और ये इंटर कन्वर्जन हो जाता है एफ आर में। एफ है ये, याद ध्यान रखिए, एफ पी आर लिख दिया, एफ है, एफ आर फाइटोक्रोम रेड, और ये फाइटोक्रोम जो एफ पी आर है या पी है, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या है। फाइटोक्रोम रेड, हाँ पी होगा, सॉरी ये पी आर होगा। फाइटोक्रोम रेड कन्वर्ट हो जाता है फाइटोक्रोम जो ये एफ पी आर में कन्वर्ट हो जाता है फाइटोक्रोम फार रेड में। इसका फुल फॉर्म होता है, अब सही है, फाइटोक्रोम, सॉरी हमारे पीठ के पीछे आ रहा है, फाइटोक्रोम फार रेड में किस में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा पी एफ आर, ऐसे लिखेंगे। इसको बोलते हैं पी आर, इसको पी एफ आर, फाइटोक्रोम फार रेड में इंटर कन्वर्जन होता है। जब लाइट की वेवलेंथ 660 एनएम होती है तो ये इसमें बदल जाता है, और जब इसकी वेवलेंथ 730 एनएम होती है तो ये इसमें बदल जाता है और वापस आ जाता है। तो ये कौन बदल रहा है, तो इसमें मित्र कौन बदल रहा है चारों में से, तो फाइटोक्रोम बदल रहा है, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। और अभी हमने आपको बताया था कि इसको गार्नर और एलार्ड ने स्टडी किया था फाइटोक्रोम को, फाइटोपीरियडिज्म को, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331 नंबर, द प्लास्टिक दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर दियर ऑरेंज एंड येलो कलर आर। कहता है प्लास्टिड्स जो होता है, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये स्टोरेज होता है, क्या होता है स्टोरेज, और कलरलेस होता है, कैसा होता है कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या करता है फोटो सिंथेसिस करता है, क्या करता है
फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, विभिन्न रंग फूलों को और फलों को देता है। तो इसमें आ जाएगा ऑरेंज और येलो कलर कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है। टमाटर एक ऐसा है, ध्यान रखिएगा, टोमेटो में तीनों दिखाई देते हैं। देखिए जो टमाटर मतलब छोटा होता है तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट दिखाई देता है, फिर कुछ समय बाद ग्रीन होता है तो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होता है, बाद में क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर देखते हैं। कहता है द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट कंटेन, कहता है जो कार्निवोरस यानी कीट बच्ची पौधे होते हैं, कौन से पौधे, कीट बच्ची पौधे होते हैं, तो कीटों का जो भक्षण करते हैं तो किस कारण वो कर पाते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है कि कीटों को पचा लेते हैं, तो भाई उनमें प्राय डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिससे वो कीटों को पकड़कर और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 333 पे, द लीव्स मिमोसा पुडिका ड्रूप ऑन टचिंग बिकॉज, मिमोसा पुडिका का मतलब होता है छुई मुई या इसको लाजवंती बोलते हैं। छुई मुई आप देखेंगे बच्चे होते हैं अक्सर छू लेते हैं तो छुई मुई एकदम मुरझा जाती है और जैसे हाथ हटाते हैं थोड़ी देर बाद पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, जैसे हम हाथ टच करते हैं तो इसमें सीस्मोनास्टिक मूवमेंट पाया जाता है। क्या, सीस्मोनास्टिक मूवमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट पाया जाता है। ये किस कारण होता है, द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंज, इनमें जो प्लूव्यूल्स होते हैं उसमें टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है, जो वाटर होता है वो उतर जाता है तो पत्ती ढीली पड़ जाती है और झुक जाती है और सिकुड़ जाती है, कुछ समय बाद पुनः टर्गर प्रेशर आ जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्टिक मूवमेंट इज नॉट काज्ड बाय, प्राय नास्टिक मूवमेंट किसके कारण उत्पन्न नहीं होता है, तो प्राय शुगर का कोई भी रोल नहीं होता है, तो नास्टिक मूवमेंट शुगर से काज्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन हम बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 335 नंबर पे। कहता है फोटोपीरियडिज्म एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, फोटोपीरियडिज्म कहता है किसके सिंथेसिस संबंधित है, तो उसका मतलब ये कहना है कि फोटोपीरियडिज्म से कौन संबंधित है। तो फोटोपीरियडिज्म से कौन संबंधित है, तो ऑक्सिन तो संबंधित है नहीं। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से संबंधित है। जिब्रेलिन क्या है, इलोंगेशन से संबंधित है, नोड इलोंगेशन बोलते हैं, नोड इलोंगेशन संबंधित। फ्लोरिजन, इसमें कौन सा हार्मोन फोटोपीरियडिज्म में भाग लेता है, फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है। जो फ्लोरिजेंस है वो कौन सा कैसा हार्मोन्स है, तो प्राय फ्लोरिजन जो हार्मोन्स होता है वो हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब कहीं दिमाग में मैंने इसको पढ़ा है फ्लोरिजन को कि हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट यानी पीएमए बोलते हैं। कहता पीएमए का अगर हम छिड़काव कर दें तो क्या होगा, तो ये प्राय पीएमए जो अगर छिड़कते हैं तो रेड्यूस ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है। क्या करता है, तो ये प्राय ट्रांसपिरेशन को या वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। कौन कम करता है, तो हमारा जो पीएमए है वो ट्रांसपिरेशन को कम करता है। और ट्रांसपिरेशन को कम कौन करता है, तो एस्पिरिन कम करता है। अगर एस्पिरिन का भी छिड़काव कर दें तब भी ट्रांसपिरेशन कम होगा, और सैलिसिलिक एसिड का अगर छिड़काव कर दें तब भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये एंटी ट्रांसपिरेंट हार्मोन है। और एबीए का छिड़काव कर दें यानी एब्सिसिक एसिड का, तब भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। और अगर CO2 का, ध्यान रखिएगा, अगर CO2 का कंसंट्रेशन हाई कर दें तब भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये एंटी ट्रांसपिरेंट है, आप पढ़ेंगे तो एंटी ट्रांसपिरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज द, कहता फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है, इसमें कई सारे स्टेप दिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ NAD ये सब सेकेंडरी है। पहला स्टेप क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल बाय फोटोन लाइट, बिल्कुल पहले लाइट पड़ेगी और लाइट जब क्लोरोफिल पड़ेगी तो पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट होंगे। तो यही सबसे पहला चरण है और वही यही पूछना चाह रहा है कि सबसे पहला चरण कौन सा होता है, तो ऑप्शन हम सी के सही करेंगे। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चूंकि एक क्वेश्चन की वजह से ये पुनः हमें यूट्यूब पर देना पड़ा, वो ऐसा था कि फ्लो में हम बता गए थे, तो मुझे भी इस बात का खेद है। और चूंकि ये और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 400 क्वेश्चन में वो 5-6 बार हमने रिपीट किया और 6 बार सही बताया। और वही होता है कि आप बार बार क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन में दिमाग जो होता है वो हैंग हो जाता है, और जब ब्रेन हैंग हो जाता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि C4 क्या सी, और हमने C4 को C3 में बता दिया, C3 को C4 में बता दिया, तो ये गलती हुई थी। तो इसके लिए पुनः इसको लाना पड़ा। तो आप हमारे साथ जुड़े, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, और तो हमें आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।